चलिए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को। जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चला हुआ है, इस वीडियो में इसको एंड कर देते हैं। इससे पहले मैंने इसके 5-6 वीडियो डाले हुए हैं, आप उन सबको देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सब कुछ ले लेते हैं हम, जो भी कुछ बचा हुआ है अभी इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले जैसे आप मिसलिनियस एक्सरसाइज पे जाओगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, उसमें y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ आपको बनाना पड़ता है। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का, तो मैंने वहीं से ये चीज़ें लिख दी कि अगर कहीं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 6, इन जनरल आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर में कोई भी इवन नंबर हो, तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा, जैसा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होता है, बिल्कुल सेम इसकी तरह होगा। मतलब इस तरीके का ग्राफ होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप ऐसे ही तो बनाते हैं, बस यही होगा। अगर क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसी पैराबोला को आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल देंगे। पावर 4 दे रखा है तब भी बिल्कुल सेम यही हो जाएगा, यहीं पर लिख दोगे y इक्वल टू एक्स की पावर 4। पावर 6 दे रखा है तब भी आप लिख दोगे y इक्वल टू एक्स की पावर 6। तो इसी तरीके से चलेगा। मतलब अगर इवन पावर है तो ये चलेगा, लेकिन अगर ओड पावर है, जैसे y की पावर 3, सॉरी y इक्वल टू एक्स की पावर 3, y इक्वल टू एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, तो इन सब का भी बनेगा तो पैराबोला टाइप से ही कुछ ऐसे बनेगा। देखिए जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ऐसे बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाले में ये पैराबोला इधर जाएगा, दूसरा बिल्कुल इधर आएगा। लेकिन अगर आपको इवन पावर वाले बनाने, सॉरी ओड पावर वाले, जैसे ये आपने बनाया, ओड पावर इवन पावर वाले होते तो इधर चला जाएगा। वीडियो को दोबारा सुन लिया करो अगर कोई वर्डिंग समझ में ना आए। अगर आपको इवन पावर वाला बनाना है तो इधर जाएगा, ओड पावर वाला बनाना है तो दूसरा नीचे ऐसे बना दो। यानी कि कैसी शेप हुई, इस तरीके की, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो, या x की पावर 5 हो, या x की पावर 7 हो, सबका ग्राफ ऐसे बनेगा। हमेशा मैं एक और बना के दिखा देता हूँ कि आधा पैराबोला इधर और आधा इधर जाएगा। इस तरीके की आकृति होती है y इक्वल टू एक्स क्यूब वाले। इनकी भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको, कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब के। तो एक तो ये हो गए। इसके अलावा साइन कोस वगैरह के ग्राफ देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन एक्स का दे रखा है, लिखा हुआ y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 और 2 पाई के बीच में। उसे देखिए, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 पाई के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा उसे कैलकुलेट करो। तो साइन कोस के ग्राफ आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। साइन एक्स का ऐसे होता है, बिल्कुल वेव टाइप से चलता है, इस तरीके से, ऐसे यूं ही चलता रहेगा ये पूरा इन्फिनिटी तक। यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे ही रिपीटेशन होगा इसका, इस टाइप का होता है ये साइन एक्स का। ये तो मैंने बनाया है y इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन अगर कोस की ज़रूरत पड़ती है तो कोस एक्स का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, दोनों एकदम ऐसे वेव की तरह ही चलेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये y इक्वल टू कोस एक्स का है। अब इसमें कहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी उसे आप समझ लो। यहाँ पर तो x की वैल्यू 0, जहाँ इसका पीक होता है वहाँ पर π/2, यहाँ पर फिर पाई हो जाएगा, नीचे जाओगे 3π/2। मतलब इसमें पीक और 0 में आपका π/2 का डिफरेंस करते चले जाओ, π/2 फिर पाई फिर 3π/2, फिर ये 2 पाई हो जाएगा। फिर आगे जाओगे 2 पाई में और π/2 ऐड करोगे, 5π/2 हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। इधर आ जाओ, इधर यहाँ नेगेटिव में आ गए तो -π/2, यहाँ पर -π होगा, फिर और इधर गए तो -π में एक और इधर करेंगे तो -3π/2। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। वही सेम सिचुएशन कोस में है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ पर होगा π/2, डिफरेंस π/2 का ही करते जाओगे। यहाँ पर होगा पाई, ये वाला होगा 3π/2, और इसी तरीके से आप आगे करेंगे। यहाँ पर -π/2, -π, और आगे भी इसी तरीके से आप करोगे। y इक्वल टू साइन एक्स और कोस एक्स में फ़र्क समझ लेना। कोस 0 पर पीक होता है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 रहती है। ओके, अब इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 0 की लाइन तो यही होती है जो x एक्सिस होगी, और x इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पर है, x इक्वल टू 2 पाई।
तो इस ग्राफ के और इन दोनों लाइन के बीच में ये एरिया बाउंड हुआ है आपका, इतना और ये वाला। अब जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वाई डी एक्स का, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया तो सिर्फ ऊपर का ही फाइंड होता है, तो आप इसमें सिर्फ ये ऊपर का एरिया फाइंड करोगे और उसी का डबल कर दोगे तो नीचे का आ जाएगा, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। ऊपर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए वाई की वैल्यू तो साइन एक्स दे ही रखी है और लिमिट चलेगी 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि यहाँ तक पाई है। अगर आप 0 से 2 पाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर एरिया एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गया। अगर एरिया एक्स एक्सिस से नीचे आता है तो हम वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते। वाई डी एक्स वाले फॉर्मूले से सिर्फ कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट होता है। तो इस एरिया को निकालने के लिए अगर एरिया आप लिखो तो ये लिखा जाएगा वाई डी एक्स और लिमिट चलेगी आपकी 0 से पाई, इससे ये ऊपर वाला एरिया आएगा और इसी का डबल कर दोगे तो कंप्लीट एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 15 देखिए, ये दोनों और एक आध एग्जांपल दे रखा है जिनमें इस तरीके की चीज़ है, इस तरीके के साइन यूज हुए हैं, इन्हें इनइक्वालिटी बोलते हैं। जो इनइक्वेशन वाले या इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं तो उनका एरिया फाइंड करने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप इस लेस देन या ग्रेटर देन को हटा के इक्वल का निशान लगा दोगे। इक्वल का निशान लगाते ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन जाएगा कि एक इक्वेशन आप यहाँ पर कंसीडर करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक कंसीडर करो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। उनसे उन दोनों के बीच में जो बाउंड होगा एरिया उसे कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन फिर भी इस लेस देन ग्रेटर देन का कुछ तो यूज होगा, तो उस यूज को समझो। बिल्कुल वही सेम यूज है जैसे अगर आपने 11th का एक टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी, उसकी सेकंड एक्सरसाइज अगर आपको ध्यान हो, कुछ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। जिस बच्चे को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता होगा उसे ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ बनाने में क्या डिफरेंस है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ एक सिंगल लाइन आएगी, इसका ग्राफ आएगी एक सिंगल लाइन इस वाले का। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आएगा एक शेडेड रीजन, पूरा एक शेडेड रीजन आएगा अगर ग्रेटर देन या लेस देन है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में भी हम शेडेड रीजन तो करते हैं। अब इनके शेडेड रीजन कौन सा आएगा, जैसे आपने लाइन बना दी, आप इसकी टेबल बना दोगे। तरीका क्या होता है कि आप इसकी टेबल बनाओगे, पहले सपोज x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से आप इसका ग्राफ बना दोगे, x की वैल्यू 0 y की 6 3 0, इस तरीके से ड्रॉ करोगे। फिर आपको ये शेडेड रीजन या तो इस लाइन के ऊपर का होगा या नीचे का होगा, ये डिसाइड करना होता है कि लाइन के किस साइड का है। तो उसके लिए आप क्या प्रोसीजर यूज करते हैं याद करो एक बार। अगर लाइन के उस साइड या इस साइड किधर का रीजन हमें प्लॉट करना है, किस साइड का शेडेड करेंगे, क्या तरीका था उसका? उसका तरीका ये था कि आप एक पॉइंट डिसाइड करते थे जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता हो कि वो लाइन के किस साइड है। उस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट किया जाता था। अगर कंडीशन उस पॉइंट के लिए ट्रू हो गई तो जिस साइड वो पॉइंट है उधर का ही रीजन शेडेड कर देते थे, अदरवाइज दूसरी साइड का। तो वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं कि इनको पहले इक्वल मान के इन दोनों का ग्राफ हम बना लेते हैं। उसके बाद एक पॉइंट कंसीडर करके रीजन देखेंगे कि किस साइड का प्लॉट होना है। जैसे सबसे पहले आपने लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसका ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ x की पावर 1 है, y की 2 है, तो जिसकी पावर 1 होती है उसी एक्सिस के अराउंड बनेगा। तो ये एक पैराबोला बना दिया हमने। पैराबोला का ये अभी तक इतना तो आप समझ गए होंगे कि इससे पैराबोला बना दोगे। फिर दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, क्योंकि 4 से डिवाइड करके लिखना होता है। अब इसकी रेडियस 3/2 होगी और सेंटर 0 0 होगा। सेंटर 0 0, ये रेडियस 3/2 यहाँ पर मान के हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये एक सर्किल हमने बना दिया यहाँ पर, ये 3/2 होगा यहाँ पर, 3/2, 0। इधर -3/2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने दो फिगर यहाँ पर बना दी। अब देखते हैं कि रीजन किस साइड का होगा।
अब जैसे ये पहले वाला जो हमने पैराबोला बनाया था, वैसे y की वैल्यू साथ के साथ लिख लिया करो कि इस कर्व के लिए y की वैल्यू 2√x आएगी, और जी इस कर्व के लिए y की वैल्यू आएगी √, यहाँ से निकलेगी 9/4 - x²। अब हमें ये देखना है कि पैराबोला, लेकिन वो इक्वेशन दे रखी है y² ≤ 4x। तो आप ये पैराबोला आपने बनाया, ये पैराबोला बनाया, एक पॉइंट जैसे आप 1 0 ले लो, 1 0 पॉइंट को इसमें रख के देखो, ध्यान से समझते रहना। एक पॉइंट हमने 1 0 लिया, 1 0 पॉइंट को हमने उसमें पुट कराया। अगर 1 0 के लिए कंडीशन ट्रू आई तो मतलब पैराबोला के अंदर का, अगर फॉल्स आई तो बाहर का। पैराबोला के दो ही तो रीजन है। जैसे ये पैराबोला हमने बनाया, 1 0 इसके अंदर का एक पॉइंट है, 1 0 हमने उसमें रखा, अगर ट्रू आई तो मतलब पैराबोला के अंदर का लेना है, फॉल्स आई तो बाहर का लेना है। सिंपल बात है बिल्कुल। तो आप 1 0 उसमें रखो, x की वैल्यू 1, y की 0। जैसे ही y की 0 रखी और x की 1 रखी तो आपको 0 ≥ 4 मिला। ये कंडीशन ट्रू है, मतलब 1 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पैराबोला के अंदर होगा, मतलब पैराबोला के अंदर का रीजन। अभी हमें पता चला कि इस इनइक्वालिटी से हमें पैराबोला के अंदर का रीजन मिलता है। फिर दूसरी आप लोग दोनों का कॉमन रीजन देखना होता है। जो लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर आप 11th में पढ़ते हैं, उसमें यही पढ़ते हैं कि जितनी भी इनइक्वालिटी दी हुई है सबका कॉमन रीजन देखते हैं बाद में। अब दूसरी ये है सर्किल की, तो सर्किल हमने ये बनाया, जैसे हमने ये सर्किल बनाया। अब आप देख सकते हो जो 0 0 पॉइंट की भी अगर बात करें वो तो सर्किल के अंदर है, या 1 0 की बात करो वो भी सर्किल के अंदर है, कोई भी ले सकते हो। सपोज हमने 0 0 ही ले लिया, ये 0 0 सर्किल के अंदर है। इस 0 0 को हमने उसमें पुट कराया, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो 0 < 9 मिल जाएगा आपको पुट कराने के बाद। ये कंडीशन भी ट्रू है, मतलब ये 0 0 भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 0 0 सर्किल के अंदर है तो सर्किल के अंदर का रीजन हम ले लेंगे, सर्किल के अंदर का हमने ले लिया। अब ऐसा रीजन तो पैराबोला के भी अंदर हो, पैराबोला के भी अंदर, और सर्किल के भी वो रीजन ये होगा। और इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है, और ये वाला एरिया पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 में। ये काम आपको करना है। फिलहाल मैंने लेस देन और ग्रेटर देन वाली बातें आपको एक्सप्लेन कर दी, उम्मीद है समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो वीडियो को यहीं पे रोको, एक बार वापस जाके पूरी कहानी समझो। और वैसे भी 16 आने की बात ये है कि इसे छोड़ दो, लेस देन ग्रेटर देन का किस्सा ही खत्म करो। आप ये बनाते, ये सर्किल बनाते, दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो गया उसे आप कैलकुलेट कर लोगे। आप यही तो करने वाले थे। अगर आपको सिंपल इक्वल दे देता, मान लिया मैं आपको ये कहता कि y² = 4x और x² + y² = 9/4, इनके बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो कैलकुलेट करो। तो आप सर्किल बनाते हैं, आप पैराबोला बनाते, दोनों के बीच में ये एरिया बाउंड हो गया कि इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तब भी वही करने वाले थे। तो बेसिकली कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ये तो बस ये है कि चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम ये मिसलिनियस के 16, 17, 18 और 19 ये 4 क्वेश्चन और करते हैं इसी वीडियो में। जैसे लिखा हुआ है 16 क्वेश्चन में, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³, x एक्सिस x = -2, x = 1। इनके बीच में कोई एरिया बाउंड होता होगा, तो पहले उस एरिया को ट्रेस कर लेते हैं हम। जैसे y = x³ का ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। x³ हो, x की पावर 5 हो, उन सब का ग्राफ ऐसे बनता है। ये x एक्सिस हो गई, ये x = -2 की लाइन हो गई, x = -2, इधर -2 डिस्टेंस पर ले लोगे। फिर x = 1 की लाइन। अब इस क्वेश्चन में बहुत स्पेशल बात आपको नहीं सीखनी है। x = -2, x = 1, और ये वाला y = x³ का, ये पूरा ग्राफ y = x³ का। तो इनके और ये x एक्सिस, इनके बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है वो एक तो ये एरिया है और एक ये है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको अगर याद हो तो उन सब क्वेश्चन में एरिया सिमेट्रिक रहता था। जितना एरिया ऊपर बनता था उतना ही एरिया नीचे बनता था। तो हम ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करके उसका डबल कर देते थे। ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट किया और उसका डबल कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप इस फिगर से देख सकते हो कि यहाँ x = -2 तक है और उधर सिर्फ 1 तक गया। अगर उधर भी 2 तक गया होता तो दोनों एरिया सेम हो जाते, लेकिन वो डिस्टेंस 1 दे रखी है और ये डिस्टेंस 2 दे रखी है इधर, तो
दोनों एरिया सेम तो हो नहीं सकते। अब हमारी मजबूरी है कि हमें ये एक्स एक्सिस से नीचे का भी एरिया फाइंड करना है और ये ऊपर का भी एरिया फाइंड करना है और दोनों को ऐड कर देना हो। तो अब सुनो इसमें नई बात, जितने भी एरिया हमने फाइंड किए वे सारे एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर के एरिया थे। और मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि ये जो वाई डी एक्स है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ वहाँ काम करते हैं जहाँ एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया हो। ये सिर्फ कर्व और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया को कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर आपको नीचे का एरिया भी कैलकुलेट करना हो ना, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। आई रिपीट कि आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। बस क्या होगा कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो एरिया नेगेटिव आएगा। अगर आप इसमें वाई की वैल्यू एक्स क्यूब रख के लिमिट -2 से लेकर यहाँ तक जीरो, लिमिट -2 से 0 तक आप यूज करें तो ये जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आप सोचिए, एक मिनट के लिए सोचते हैं कि सपोज ये एरिया -6 आया, सपोज ये एरिया -6 आया इतना। अब आप ऊपर का एरिया देखेंगे, ऊपर का एरिया हम मान लेते हैं ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। तो सपोज ये एरिया आप ये मान लीजिए कि ये एरिया 2 आया है, ठीक है। नीचे का एरिया -6, ये वाला एरिया मैंने मान लिया सपोज ये -6 आया, वो एरिया सपोज 2 आया। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर आंसर आपका -4 आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि एरिया 4 आया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें, एरिया अगर नेगेटिव आए तो उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं। यही बात हम सीखते रहे हैं, एरिया नेगेटिव आए तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो ये एरिया जो -6 आया है, ये वाला एरिया एक्चुअल में ये 6 यूनिट होगा, ये एरिया 6 यूनिट होगा, वो एरिया 2 यूनिट होगा। तो टोटल एरिया 8 होना चाहिए। जबकि अगर हम सीधे -6 और 2 को ऐड करें, हम कह दें कि -6 + 2 तो हमें एरिया -4 मिलेगा और फाइनल आंसर में आप 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन है, ध्यान से समझो। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा चेंज क्या करेंगे, हम इसे ऐसे यहाँ पर हम मॉड्यूलस का यूज कर लेंगे। अब जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, मॉड्यूलस का यूज करते ही प्रॉब्लम दूर हो गई। ये नेक्स्ट लाइन में 6 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और एरिया 8 आ जाएगा। यानी जब भी एरिया जब भी एरिया एक्स एक्सिस से नीचे होगा तो आप इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। बस इस फॉर्मूले को मॉड्यूलस के अंदर रखना। जो एक्स एक्सिस से नीचे है एरिया उसे अलग कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाले को अलग करेंगे। बस जो एरिया नीचे है वो मॉड्यूलस के अंदर रखोगे और प्लस करके दूसरा एरिया। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे अगर हम ये एरिया कैलकुलेट करना चाहें, टोटल एरिया देखते हैं। अच्छा, टोटल एरिया के लिए एक तो ये वाला एरिया है, ये एरिया के लिए वाई डी एक्स और लिमिट इसके लिए चलेगी आपकी x -2 से लेकर -2 से लेकर 0 तक, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। लिमिट -2 से 0 तक और इसे आप मोड के अंदर रखोगे। फिर प्लस ये वाला एरिया लोगे और इस एरिया के लिए वाई डी एक्स ही रहेगा फॉर्मूला तो, और लिमिट चलेगी इसकी यहाँ 0 से लेकर 1 तक। तो इसके लिए लिमिट हो गई 0 से 1 तक। अब y की वैल्यू क्या रखनी है, देखो इसमें भी कर्व तो यही यूज हुआ और वहां भी, मतलब दोनों में y की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो इसमें भी आप x³ रखोगे इस तरीके से, लिमिट -2 से 0 तक x³ dx मोड के अंदर लोगे, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव आने वाला है आपका। और प्लस इस वाले में भी x³ dx और इसे रखोगे आप 0 से 1, वो पॉजिटिव आएगा इसलिए मोड की जरूरत नहीं है। इस कैलकुलेशन से फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा कि जैसे x³ का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट पुट करोगे, यहाँ एक नेगेटिव नंबर आएगा, मोड के कारण उसे पॉजिटिव लिख दोगे, ये नंबर भी एक पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों को ऐड करते ही एरिया मिल जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि जब एरिया एक्स एक्सिस से नीचे होता है तो बस इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं और इसे मॉड्यूलस साइन के अंदर रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हमें इस बार कर्व दे रखा है y = x mod x। तो इस टाइप का ग्राफ भी अभी तक नहीं बताया, खाली y = mod x का बताया था। लेकिन y = x × mod x का ग्राफ कैसे होगा, तो इसे देखते हैं कि y = x × mod x। और दूसरा है x एक्सिस, एक है x = -1 x = 1। तो ये तो वर्टिकल लाइन हो गई, x एक्सिस देख लोगे। इसका देखते हैं कि y = x mod x का कैसे बनेगा। तो जो भी मॉड्यूलस वाले होते हैं उनमें पहले मोड हटाओ। जैसे मोड x वाले में भी बताया था कि मोड को हटा के एक बार +x लेते हैं, एक बार -x। तो आप जैसे ये y = x mod x है, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे लिखेंगे कि अगर x <0 है
मोड हटाकर प्लस और माइनस आते हैं। माइनस वहाँ पर आएगा जहाँ एक्स नेगेटिव होगा, प्लस वहाँ आएगा जहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये दो केस बनते हैं इसमें कि अगर x लेस देन 0 है तो मोड हटाकर उसकी जगह माइनस एक्स लिखा जाएगा, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोड हटाकर प्लस एक्स आ जाएगा। अब आपको y की दो वैल्यू मिलती है इस तरीके से, ये तो होगी माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाला होगा प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर कब रहेगी? जब x नेगेटिव होगा। प्लस एक्स स्क्वायर तब रहेगी जब x पॉजिटिव होगा। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास दो इक्वेशन है। क्या है? एक तो ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा? जब x लेस देन 0, यानी x अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ये वाला बनेगा, और अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला होता है। देखो ये वाला ग्राफ होता है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि ये पैराबोला आपको सिर्फ तभी बनाना है जब x नेगेटिव हो। तो पैराबोला तो आप यही बनाओगे, लेकिन बनाओगे सिर्फ तभी जब x नेगेटिव हो, यानी पॉजिटिव वालों का हटा दो। ध्यान से समझना क्यों हटाया मैंने पॉजिटिव, कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव x तो इधर होगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का होता तो ये पूरा है, लेकिन इसे सिर्फ तभी बनाना है जब x नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव चला गया तो कंडीशन चेंज हो गई। जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, और y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर का तो ऐसे होता है। और ये ग्राफ आपको सिर्फ पॉजिटिव x के लिए बनाना है, तो इसे इधर से हटा दोगे, यानी जब y नेगेटिव है तो ग्राफ बनाया माइनस एक्स स्क्वायर वाला। जब आई रिपीट, जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो ग्राफ बनाया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ बनाया y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके से फाइनली ये ग्राफ होगा y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो x मोड x का ग्राफ स्प्लिट होकर टोटल ये बनेगा। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ये एक बार पूरा रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस ये हो गई, x इक्वल टू माइनस 1 की लाइन आप ये ड्रॉ कर दोगे, x इक्वल टू प्लस 1 की लाइन ये ड्रॉ कर दोगे आप। अब आप देखो ये तो दोनों सिमेट्रिक हैं, मतलब जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये रहेगा। पिछले क्वेश्चन में कम ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसमें दोनों साइड का एरिया सेम है, तो आप एक साइड का एरिया निकाल लोगे और उसी का डबल कर दोगे। दोनों की ज़रूरत नहीं है। इस एरिया को निकालने के लिए लिमिट 0 से लेकर 1 तक चलाओगे आप, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखोगे तो एरिया आएगा आपका एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट चला लोगे आप 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। उससे ये एरिया मिलेगा, इसी का डबल कर दोगे, इसी का डबल कर दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये 17 क्वेश्चन था, अलग था थोड़ा, बिल्कुल अलग हटके था। आप अलग से मार्क करोगे और 2-3 बार समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। बस मोड हटाना पड़ेगा हमें, इसे मोड हटाकर ये दो केस में स्प्लिट हो गया क्वेश्चन y के। अब दो अलग अलग वैल्यू आई, कंडीशनल बन गया कि अगर x नेगेटिव है तो ये ग्राफ, पॉजिटिव है तो ये ग्राफ। इस तरीके से आपने बनाया इसको। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन में आपको 18 में सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विच इज एक्सटीरियर टू पैराबोला। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पकड़िए, क्या कहा है? सर्किल का एरिया फाइंड करो। कौन सा एरिया? वो एरिया जो इस पैराबोला के बाहर होगा। तो पहले एक सर्किल अगर हम बनाएं, ये सर्किल, इसकी रेडियस 4 रहेगी, सेंटर 0 0 होगा, रेडियस 4 होगी। इस तरीके का सर्किल बन जाएगा। यहाँ पर 4 रहेगा, 4 0, इधर -4 0 होगा। और पैराबोला अगर बनाए तो ये x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक पैराबोला है, क्योंकि x की पावर -1 दी हुई है। अब ये पैराबोला के अंदर वाला रीजन कहलाता है, ये बाहर वाला रीजन होगा। तो हमें सर्किल का सिर्फ वो एरिया फाइंड करना है जो इस पैराबोला के बाहर है। तो आप देख सकते हो पैराबोला के बाहर ये सारा रीजन है सर्किल का, जो मैंने शेडेड कर दिया है। अब सर्किल का आपको ये रीजन फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये देखिए, आप इससे इधर का एरिया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल है तो इसका एरिया तो हाफ पाई r स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, इसका तो हाफ पाई r स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये इतना, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे और बाई सिमेट्रिक हम देख सकते हैं कि जितना एरिया ये इधर होगा उतना ही इधर होगा, ये दोनों एरिया सेम होंगे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया में हम रखेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता होनी चाहिए, इसकी रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस 4 है इसकी, तो हाफ पाई इंटू 4 स्क्वायर प्लस, अब आपको ये एरिया कैलकुलेट करना और इसी का डबल कर देंगे, यानी 2 इंटू आगे अब जो एरिया आएगा, इस एरिया को देखते हैं अब ये एरिया कितना आएगा। इसे एक बार इस पर विचार विमर्श करते हैं कि ये वाला ये एरिया यहाँ से तो स्टार्ट हुआ और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ तक ये गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? तो आपने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, आपको फाइंड करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्योंकि इस कर्व का और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, दोनों को आप सोल्व करोगे और सोल्व करके आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। जो भी कुछ आएगा ये सोल्व कर लोगे दोनों को। सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट, सपोज √3 आ गया, मैंने सोल्व नहीं किया है, सपोज √3 आ गया, तो लिमिट 0 से लेकर √3 तक, चलिए मैं फाइंड कर ही देता हूँ। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर 2 आएगी, तो लिमिट 0 से लेकर 2। अब दो कर्व हैं यहाँ पर, ऊपर वाले को y1 मानते हैं, नीचे वाले को y2। ये ऊपर वाला सर्किल की इक्वेशन से बनेगा, तो y1 आएगा √16 - x स्क्वायर, y2 ये नीचे वाला कर्व ये पैराबोला है वहां से आएगा, तो वहां से आएगा ये √6x। अब y1 के नीचे है, y2 के ऊपर है, तो y1 को प्लस रखेंगे, y2 को माइनस रखेंगे, यानी y1 - y2 dx, क्योंकि लिमिट दोनों में सेम होगी, लिमिट दोनों की 0 से लेकर 2 तक आप चला दोगे और उसके बाद y1 और y2 की वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लेना, वो आपका काम है। 2 की मल्टीप्लाई क्यों की ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना एरिया ऊपर था उतना ही नीचे बनेगा, तो ये वाला एरिया होगा ऊपर नीचे का मिलाकर, हाफ पाई आर स्क्वायर इस आधे सर्किल का हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। अब 9th क्वेश्चन में लिखा है वो एरिया कैलकुलेट करना है जो y = cos x, y = sin x, y एक्सिस और इन सब के बीच में बाउंड होता है। तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या बनेगा। सबसे पहले cos x वाला बनाएं, तो cos x का पहले भी मैंने बताया था, इस तरीके से यहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, यहाँ x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर π/2 होगी। x की वैल्यू 0 से π/2 तक ही जाना है, आगे क्या हमें कुछ खास कुछ करना नहीं है। उसके बाद दूसरा y = sin x, sin x का यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से, बस ध्यान रखना ये π/2 पर मैक्सिमम होता है, sin x का π/2 पर मैक्सिमम होगा, जहाँ पर साइन मैक्सिमम होता है वहाँ cos 0 हो जाता है, इस तरीके से बनेगा। तो π/2 तक ये वाला बस ध्यान रखो, ये y = sin x का ग्राफ है, ये वाला y = cos x का ग्राफ है, और y एक्सिस ये आई, ये y एक्सिस बनी, तो y एक्सिस ये हो गई, y = sin x का ग्राफ ये, y = cos x का ये। ध्यान से समझिए मार्कर कहाँ कहाँ चल रहा है। y एक्सिस ये हुई, y = sin x, y = cos x, इनके बीच में ये एरिया बाउंड हुआ। इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सोल्व करने के लिए क्या करोगे, दोनों ही y की वैल्यू है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दोगे आप, sin x = cos x, तो यहाँ से x की वैल्यू π/4 मिल जाएगी। अब ये एरिया x = 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर हमें मिल गई π/4। अब y ये इसके नीचे बाउंड है, इसके ऊपर है, यानी cos x वाले के नीचे इसे y1 मान लो, इसे y2, ओके। cos x के नीचे बाउंड है, sin x वाले के ऊपर बाउंड है। तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो लिमिट 0 से लेकर π/4 तक, ऊपर वाला कर्व cos x है वो पॉजिटिव रखेंगे, माइनस ये नीचे वाला कर्व sin x है, तो cos x - sin x का इंटीग्रेशन करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कोई खास यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों कर्व तो इसी से पहले इंटरसेक्ट कर गए यहाँ पर, और बस जो शेडेड रीजन बना वो इतना सा बना।
तो कर लेना ये चैप्टर पूरा। इसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। इस चैप्टर में इतना ही करवाना था।